हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक है उसमें जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, प्रेशर्स के ऊपर, आपके बायोन्सी और फ्लोटेशंस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जितने भी आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है आपका 35 नंबर पे 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टैपरिंग पाइप इज स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बात की जा रही है कि आपका कोई भी टैपरिंग पाइप है, सपोज इस तरह से टैपरिंग पाइप है और इसमें जो डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है वो आपका कांस्टेंट है, तो किस तरह का फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हम पढ़ते आए हुए हैं काइनेमेटिक्स में स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, जिसमें जो वेलोसिटीज़ हैं या फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के साथ चेंज अगर होती हैं तो आपका अनस्टडी फ्लो है और अगर वो कांस्टेंट रहती हैं तो आपका स्टडी फ्लो होता है। फिर हमने बात की थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो स्पेस के साथ चेंज होती हैं, यहाँ पे अगर हम सेक्शन की बात करें दो, यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेक्शन के साथ चेंज होती हैं, स्पेस के साथ चेंज होती हैं, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, हर सेक्शन पे जो डिस्चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हर सेक्शन पे जो वेलोसिटीज़ है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक सेक्शन पे। वेलोसिटीज़ समय के साथ चेंज नहीं होती हैं तो आपका फ्लो कैसा हो जाएगा, स्टडी फ्लो। तो कांस्टेंट अगर डिस्चार्ज है तो फ्लो आपका हो जाएगा स्टडी फ्लो। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, फर्स्ट है आपका स्टडी फ्लो और फोर्थ आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें तो जो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ए 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो अराउंड एन एयरफॉयल द streamlines are 2 centimeter apart at a great distance from the airfoil where the velocity is 30 meter per second. The velocity near the airfoil where the streamline are 1.5 centimeter apart. बात की जा रही है डिस्टेंस और वेलोसिटीज के ऊपर और सबसे पहले कहा गया कि इट इज 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो अराउंड एन एयरफॉयल। तो मतलब अगर आपका 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए स्ट्रीमलाइंस के अराउंड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज होगा वो हमेशा आपका होगा कांस्टेंट और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है तो ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। डिस्चार्ज की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 एरिया है तो यहाँ पे विड्थ और आपकी जो भी लेंथ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर ये है तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी है आपकी इट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड और अगर आपकी जो लाइंस 1.5 सेंटीमीटर्स हैं तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें वेलोसिटीज़ की V2 तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट करते हैं, ये 60 है, ये 15 है और इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। तो पर यूनिट विड्थ के कारण ये एरिया विड्थ से डिवाइड होगा तो केवल ये लेंथ बचेगी, डिस्टेंस बचेगी। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यूज आती है इट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 V1 A1 इज इक्वल टू ρ2 V2 A2 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड। ऑप्शंस दिए हैं स्टडी, यूनिफॉर्म, इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। हमने बात की है कि जो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 ये 1 डायमेंशनल आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। हमने डिस्कस किया था कि जो ये आती है वो होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि सेक्शन 1 पे मास पर सेकंड और सेक्शन 2 पे मास पर सेकंड हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो मास पर सेकंड की बात हो सेक्शन 1 पे और मास पर सेकंड की बात होती है सेक्शन 2 पे। मास को हम लिखते हैं क्योंकि डेंसिटी हमें पता है इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो इंटू वी अपॉन टाइम टी सेक्शन 1, रो इंटू वी अपॉन टाइम टी सेक्शन 2। तो ये हो जाएगा रो वॉल्यूम अपॉन टाइम डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का आप लिखते हो एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये 1 पे रो ए वी, ये 2 पे। तो रो 1
a1 v1 इज इक्वल टू रो टू a2 v2 किसके लिए वैलिड है? यहाँ रो वन रो टू अलग है, इसका मतलब डेंसिटीज अलग अलग हैं, तो फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकता, कंप्रेसिबल फ्लो हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका स्टडी फ्लो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमेशा आपका जो होगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं मास फ्लो रेट की, तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो सेक्शन पे वेलोसिटीज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन पे वेलोसिटीज़ टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होंगी तो फ्लो आपका कौन सा हो जाएगा? स्टडी फ्लो। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी जो अजम्पशंस है वो आपका हो जाता है इट इज़ स्टडी फ्लो। तो ऑप्शंस की बात करें तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Which of the following velocity potential satisfies the continuity equation? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात की जा रही है कि चार आपके पास फंक्शन दिए हैं फाई के ही, इनमें से कौन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है? तो सबसे पहले जहाँ पे भी कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात आती है तो हमें एक फॉर्मूला जरूर याद आता है, वो आपका है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो जब भी फ्लो आपका होगा वो तभी पॉसिबल होगा, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई भी फ्लो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात आती है कि जो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हम बात करते हैं, उसको भी हम डिफाइन करते हैं। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, अगर हम उसका नेगेटिव डेरिवेटिव लें किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में तो वो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को बताता है। इसी तरह से अगर इसका मैं dy करूं तो ये b बताएगा, मतलब नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी एट दैट डायरेक्शन। सेम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v। अब बात आती है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन के टर्म्स में लिखें यहाँ पे, तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे u की जगह हम लिख सकते हैं इट इज x प्लस डेल अपॉन डेल वाई, y b की जगह हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपकी इक्वेशन बनती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और जब भी इस तरह की फॉर्मेट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाई है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू आपकी जीरो आती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आती है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, और ये तब हो रही है जब फाई है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो हमेशा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फ्लो आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हम चार ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था आपके पास जो फाई दिया हुआ था एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ अगर हम बात करें इस फाई को जब यहाँ रखेंगे, पहले हम x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2xy प्लस y के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये जाएगा 2y और ये हो जाएगा जीरो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। 2y और ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा आपको दिया हुआ है इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और उसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा। डिफरेंशियल इस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है दो वेरिएबल हैं जिसके भी सापेक्ष आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे उसी को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी को हमें कांस्टेंट मानना होता है। तो y के लिए इसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -2y। दूसरी बार करेंगे तो 2 और y के रेस्पेक्ट में -2 विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब ये जो फाई है वो पॉसिबल होगा, तो इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका हो जाता है इट इज बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए उनको चेक कर सकते हो, वो कभी भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज 45 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट 1,1 फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन साई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। बात की जा रही है साई आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1 और आपसे पूछा गया कि इस 1.1 पे जो वेलोसिटीज है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। मतलब हमें मैग्नीट्यूड के लिए हमें u और v डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज़ हैं उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। मतलब हमें u और v को कैलकुलेट करना है और मैग्नीट्यूड के लिए हम इसका
जो पॉइंट 1,1 पे चेक करेंगे क्या वैल्यूज आती है। तो सबसे पहले अगर आपके पास साई, इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, अगर आपको दिया हुआ है और u और v मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, वो इसकी डेफिनेशन से निकालेंगे। स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन से हमने देखा था कि यह एक स्पेस और टाइम में ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो उससे कॉम्बिनेशन से हमारे पास बने थे कि जो u है वो हमने लिया था डेल साई अपॉन डेल वाई, और जो v है वो आपने लिया था डेल साई अपॉन डेल एक्स। आप उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अल्टीमेटली कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब आपका जो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो u और v के ऐसे कॉम्बिनेशन बने जिससे आप इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास 0 आएगी। तो यहाँ से हम u और v को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। u को अगर कैलकुलेट करना है तो इस साई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इस y के रेस्पेक्ट में करोगे माइनस साइन के साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2y। और इसी तरह v को हम कैसे कैलकुलेट करें, साई का डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x, पॉइंट दिए हुए 1,1, तो u इज इक्वल टू 2 यूनिट अगर आपको नहीं दी हुई, और v भी आपका को 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड की बात होती है तो मैग्नीट्यूड के लिए इट इज़ v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ हम करेंगे u मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये 4 8 हो जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं इट इज़ 2√2। तो जो कंपोनेंट होंगे 1,1 पे वो वैल्यू आपकी आएगी इट इज़ 2√2। ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका बी ऑप्शन है वो मैच कर जाता है 2√2। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको साई दिया हुआ है, चाहे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। साई के केस में ये होगा, फाई के केस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इट इज स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ लाइंस ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ। स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन दोनों को हमने डिफाइन किया था, स्ट्रीमलाइन को भी हमने डिफाइन किया था और पाथ लाइन को भी डिफाइन किया था। स्ट्रीमलाइन को हमने कैसे डिफाइन किया था, स्ट्रीमलाइन को हमने डिफाइन किया था कि स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी लाइन और कर्व है, इस तरह से कोई भी इमेजिनरी लाइन और कर्व है, और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। और हमने ये भी देखा था कि जो स्ट्रीम लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी केवल एक डायरेक्शन होगी, इस हिसाब से ये दो दिखती हैं, तो यहाँ पे जो कभी भी क्रॉस नहीं होगा। इस तरह से हमने स्ट्रीम लाइन को डिफाइन किया था। दूसरा हमने पाथ लाइन को कैसे डिफाइन किया था, पाथ लाइन को हमने डिफाइन किया था कोई एक सिंगल पार्टिकल है, किसी हर समय पे उसकी पोजीशन को देखा गया और इसके द्वारा जो पाथ बनता है उसे हम बोलते हैं पाथ लाइन। तो ये बहुत आगे कि किस केस में कोइंसाइड होती हैं, तो जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं इन चीज़ों को, और जो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर फ्लो पैरामीटर आपके कांस्टेंट हैं तो फ्लो आपका हो जाता है स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो के केस में स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, एक और लाइन हमने डिस्कस की थी स्ट्रीक लाइन। हमने देखा था स्ट्रीक लाइन को किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से सारे निकलने वाले पॉइंटों का जो लोकस होगा वो हम स्ट्रीक लाइन से डिफाइन करते हैं। तो स्टडी फ्लो अगर है तो इस केस में ये तीनों लाइनें एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाती हैं। तो जो ऑप्शन है इट इज़ स्टडी फ्लो, क्योंकि इस केस में जो फ्लो पैरामीटर हैं वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हम बात करते आ रहे हैं जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो किस पर आधारित होती है या किस पर बेस्ड है, तो हमें ये पता होता है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी सेक्शन पर जो मास पर सेकंड है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, सपोज इस तरह का कोई सेक्शन है, एक सेक्शन पे और दो सेक्शन पे जो मास पर सेकंड है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मास की जब भी बात होती है रो इंटू वी अपॉन टाइम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो और वी अपॉन टाइम डिस्चार्ज और ए इंटू वी, रो ए वी हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इधर से आपका जो ऑप्शन होगा इट इज मास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 इन स्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल। स्टडी फ्लो के केस में जो टोटल एक्सेलरेशन है उसके साथ क्या वैल्यूज होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करें टोटल एक्सेलरेशन की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर सपोज आपके पास यू एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटीज है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड और टाइम टी का, तो जो एक्सेलरेशन उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। इट इज यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड
प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ हमने देखा था कि जो टोटल एक्सेलरेशन है, ऐसे हम वाई और जेड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल एक्सेलरेशन है वो दो तरह के एक्सेलरेशन से मिलकर बना हुआ है। एक एक्सेलरेशन में आप देखते हो कि जो वेलोसिटीज हैं वो स्पेस के साथ चेंज होती हैं, और यहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं वो टाइम के साथ चेंज होती हैं। तो अगर स्पेस के साथ वेलोसिटीज में चेंजेस हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम के साथ है तो उसे हम बोलते हैं लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में बात की गई है कि जो स्टडी फ्लो है, तो स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जो फ्लो पैरामीटर्स हैं या फ्लो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। तो मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो। तो डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू जीरो होते ही लोकल टेम्पोरल एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि स्टडी फ्लो के लिए लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्म फ्लो की अगर बात करते तो ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में स्पेस के साथ चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कन्वेक्टिव भी जीरो। और इसमें बात की गई है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है इन स्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कैन बी जीरो। कैन बी जीरो सही है, क्योंकि ये तो जीरो है ही, ये जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होता है, कैन बी जीरो। दूसरा था इज नेवर जीरो, जो कि गलत है, जीरो हो भी सकता है। इज ऑलवेज जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा और चौथा है इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये डिपेंड करता है आपका कोऑर्डिनेट। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इट इज ए, इट इज कैन बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज 67 का मतलब क्वेश्चन है डेल्टा साई बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट। दो स्ट्रीमलाइन के बीच में जो भी साई में डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो वैल्यू हमेशा डिस्चार्ज के बराबर होती है। डिस्चार्ज के बराबर सपोज आपके पास दो पॉइंट हैं 1,1 और दूसरा पॉइंट है सपोज 2,2। आपके पास साई दिया हुआ है तो पहले साई 1 निकालेंगे, दूसरा साई 2 निकालेंगे। तो ये जो साई 1 और साई 2 की वैल्यू निकालने पे जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा आपके होगा डिस्चार्ज के बराबर। कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको अगर साई दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप डिस्चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक पॉइंट पे साई निकालो, दूसरे पॉइंट पे साई निकालो, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डिस्चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा इट इज बी डिस्चार्ज, बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इट इज डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 217 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मीन वेलोसिटीज एट टू एंड ऑफ ए स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब है, उनके किन्हीं भी दो एंड्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं। वेलोसिटीज दी हुई है, इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। द कन्वेंशनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिडवे, मिडवे पे जो कन्वेंशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो आपका कन्वेक्टिव, इसको हम कन्वेंशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और टेम्पोरल। यहाँ हमने देखा था कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वी, स्ट्रीम ट्यूब की बात करें, वेलोसिटी इज वन डायरेक्शनल और डेल वी अपॉन डेल टी, ये तो टोटल एक्सेलरेशन है। ये आपका होता था कन्वेक्टिव या कन्वेक्शनल भी बोल सकते हैं, और इसको हमने बोला था लोकल, टाइम के साथ लोकल और स्पेस के साथ कन्वेक्शनल एक्सीलरेशन। तो केवल कन्वेक्शनल की बात हो रही है, तो ये कन्वेक्शनल के लिए v डेल वी अपॉन डेल एक्स। मिडवे पे पूछा है, तो मिडवे पे दो एंड्स पे वेलोसिटी 3 + 2.5, और मीन के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो v और डेल वी अपॉन डेल एस। वेलोसिटीज में कितना चेंज है, एक तरफ 3 एक तरफ 2.5, कितनी डिस्टेंस में है वो चेंज, वो आपका 10 सेंटीमीटर, तो 0.1। तो यहाँ से इस वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आती है 13.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बात केवल कन्वेक्शनल की करें तो ये वैल्यूज लेनी है, टोटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसको भी काउंट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 218 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। कभी भी फ्लूइड फ्लो की पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम हमेशा कंट्री इक्वेशंस को देखते हैं। कंट्री इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो फ्लो पॉसिबल होगा, और कंट्री इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे u और v की वैल्यूज दी हुई हैं, और हम कंटिन्यूएशन की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यू और वी की ऐसी वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाइड करती हैं तो वो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पहले ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन में आपको u बराबर दिया हुआ है x और v बराबर दिया हुआ है इट इज़ y। तो इसको हम सॉल्व करें, u अपॉन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के साथ 1 और ये भी 1, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरे b ऑप्शन की बात करें, दूसरा है आपका u तो दिया हुआ है x स्क्वायर और v आपका दिया हुआ है y स्क्वायर, तो ए ऑप्शन ये था। दूसरे b ऑप्शन की बात करें, डिफ्रेंसिएशन करें डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको u इज इक्वल टू दिया हुआ है इट इज़ xy
और v इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सी ऑप्शंस की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई को हमेशा कांस्टेंट मानना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये हो जाएगा वाई और प्लस वी का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट जो डी ऑप्शन है उसमें भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, u आपको x और जो v है वो आपको इट इज़ माइनस y। तो इसके लिए हम देखें डेल यू अपॉन डेल x निकालें तो डेल यू अपॉन डेल x 1 और डेल v अपॉन डेल y माइनस 1 जो कि आपका 0 के बराबर आता है। तो मतलब ये जो वेलोसिटीज़ हैं u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई, ये आपका एक पॉसिबल रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ डी, u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज़ 232 नंबर पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ u एंड v आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x एंड y डायरेक्शन ऑफ ए फ्लूइड फ्लो गिवन बाय u दिया हुआ है v दिया हुआ है, देन द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। u और v दिए हुए हैं और कंडीशंस आपको दिए हुए हैं। u आपको दिया हुआ है इट इज ax प्लस by और v आपको दिया हुआ है इट इज cx प्लस dy। तो अगर ये u और v इस तरह के वैल्यूज दी हुई हैं तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होगी। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो u और v पॉसिबल कब होगा वो हमें ध्यान देना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो u और v है वो पॉसिबल तभी होंगे जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आपको हमेशा एक कंटिन्यूटी इक्वेशन तो माइंड में रखनी है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो इट इज़ डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। u और v अगर पॉसिबल हैं तो ये इसको जरूर सेटिस्फाइड करने चाहिए। यहाँ से आपकी कंडीशंस निकल के आती हैं। u का डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रेस्पेक्ट में तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे केवल a बचेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस v का डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और यही बचेगा वेरिएबल, तो यहाँ से हो जाएगा d इट इज इक्वल टू 0। तो अगर a प्लस डी की वैल्यू 0 है तभी आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगी। मतलब u और v आपके तभी पॉसिबल होंगे जब a प्लस डी की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन आपका है इट इज़ डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है a प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा माइंड में आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन रखनी है क्योंकि यूनिवर्सल है। हमेशा ये अगर फ्लूइड फ्लो डिफाइन है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 233 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 9 मीटर। If the rate of increase of velocity along the stream line at this point is 1/3 meter per second per meter, then the total acceleration at the point would be। टोटल एक्सेलरेशन की बात की गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है और टेंजेंशियल स्ट्रीम लाइन के अलोंग भी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो आपका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, टोटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो a होगा इट इज अंडर रूट ऑफ a एस स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, जहाँ पे जो ए एस है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो आपका है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये है आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी आपकी चेंज होगी। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो ए एस को हमने पहले भी डिफाइन किया था, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो होगा बी डी वी अपॉन डी एस और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा वो आपका होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर वैल्यूज़ की बात करें, वेलोसिटीज़ की बात करें, वी वेलोसिटीज़ टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ आपकी दी है 3 मीटर पर सेकेंड और ये जो डी वी अपॉन डी एस है यही आपका है चेंज इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन ये आपको दिया है 1/3, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पे बात करें वी वेलोसिटी 3 इसका स्क्वायर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 9, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 9 और यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है इट इज़ √2। तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उन दोनों की बात की जाएगी। तो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इट इज़ √2। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 240 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है,
In a compressible flow, the area of flow, the velocity of flow and the mass density are denoted by A, V and M respectively. At a particular section, the differential form of the continuity equation is given by. कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात की जा रही है और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने फॉर्मूला भी देखा था। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मास हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, इट इज़ रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे रो आपकी डेंसिटी, ए आपका सेक्शनल का एरिया और वी आपकी उस सेक्शन पे वेलोसिटी। यहाँ पे डेंसिटी को m से डिफाइन किया गया है, एरिया को a से और वेलोसिटी को v के, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और बात की जा रही है कि जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो कैसे आ सकती है यहाँ से। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करें दोनों तरफ, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। तो 3 वेरिएबल में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले 2 को कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, फिर 2 को कांस्टेंट, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर 2 को कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें पहले m और a को कांस्टेंट रखते हुए इसका डिफरेंशिएशन v प्लस, फिर हम बात करते हैं m और v को कांस्टेंट रखते हुए इसका डिफरेंशिएशन dA प्लस, हम बात करते हैं अब हम a और b को कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन dm जो कि इक्वल टू हो जाता है 0। और इन सब में हम अब डिवाइड कर देते हैं MAV, इधर MAV, इधर MAV और इधर MAV और इधर MAV। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये वैल्यूज आपकी हो जाती है dV/V प्लस ये वैल्यू आपकी हो जाती है dA/A प्लस, और ये वैल्यू आपकी हो जाती है dM/M और इज इक्वल टू 0। तो जब ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन में दिया हुआ है DA की टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम DA की वैल्यूज़ को, dA/A की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, इट इज़ माइनस dV/V और माइनस dM/M। तो इस तरह से ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है कंटिन्यूटी इक्वेशन की, जहाँ पे m आपकी डेंसिटी को डिनोट करता है, a आपका एरिया को और v आपका वेलोसिटी। तो यहाँ से जो ऑप्शन है इट इज़ डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 248 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट दी हुई है और एक तरफ लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिस्ट फर्स्ट में आपकी स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन को बताया गया है और लिस्ट 2 में उनके बारे में बताया गया है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्ट्रीम लाइन है उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, किसी भी ऐसी लाइन इमेजनरी, उसके कर्व भी हो सकता है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रीम लाइन को बताता है। स्ट्रीक लाइन भी हमने डिफाइन किया था, किसी भी फिक्स पॉइंट से गुजरने वाले जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनका जो लोकस होता है उसे स्ट्रीक लाइन से हम डिफाइन करते हैं। पाथ लाइन, अलग अलग समय पे एक ही सिंगल पार्टिकल्स के द्वारा जो भी पाथ ट्रेवल किया जाएगा उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। और आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब जो पोटेंशियल, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो फंक्शंस हैं कांस्टेंट वाली लाइंस को हम इक्विपोटेंशियल लाइंस बोलते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो लिस्ट सेकंड से मैच करने के लिए, तो बात करें अगर स्ट्रीम लाइन की, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, स्ट्रीम लाइन अगर ए है तो यहाँ से स्ट्रीम लाइन में पहला है आपका ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल। एनी वन फ्लूइड पार्टिकल तो पाथ लाइन में कंसीडर होता है। तो स्ट्रीम लाइन के केस में ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, तो यहाँ पे ए का 2 हो जाता है। बी की बात करें स्ट्रीक लाइन, तो यहाँ अगर हम बात करें 2 तो हमने देख लिया। इस तरफ तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। लोकेशन की बात की गई है, एक कितने पॉइंट से लोकेशन से डिफाइन होता है, तो ये आपका बी है जो वो हो जाता है 3। और सी की बात करें पाथ लाइन, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी वन फ्लूइड पार्टिकल, तो ये 1 हो जाता है। और इसी तरह से डी आपका है, डी आपका ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीक लाइन, नहीं इक्विपोटेंशियल जो लाइन है वो ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइंस होती हैं। तो 5 है लोकेशन ऑफ इक्वल पीजोमेट्रिक हेड। इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब लोकेशन ऑफ इक्वल पीजोमेट्रिक हेड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ से जो अगर हम ऑप्शंस की बात करें A2315 जो आपका ऑप्शन है इट इज डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच इज 251 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो। पहला आपका वोर्टिसिटी, दूसरा वेलोसिटी पोटेंशियल, तीसरा स्ट्रीम फंक्शन। और इसके बाद कहा गया अमंग दीज दोज विच एग्जिस्ट बोथ इन रोटेशनल फ्लो एंड इररोटेशनल फ्लो वुड इंक्लूड। इन तीनों में से जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, रोटेशनल एज वेल एज इररोटेशनल फ्लो, उनमें इनको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो
वॉटिसिटी है उसको भी हमने डिफाइन किया था। वॉटिसिटी क्या था, 2 टाइम्स द रोटेशनल कंपोनेंट। इसी तरह से हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी डिफाइन किया था। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई को हमने कैसे डिफाइन किया था, फाई को हमने डिफाइन किया था अगर इसका नेगेटिव डेरिवेटिव करें किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में तो वो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को बताता है। इसी तरह से डी फाई अपॉन डी वाई करते हैं तो ये वैल्यूज आपको v, द नेगेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दैट डायरेक्शन। और इसमें हमने ये भी डिफाइन किया था कि ये जो फंक्शन है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इट इज ओनली एग्जिस्ट इन इर्रोटेशनल फ्लो। हमने डिस्कस किया था कैसे इर्रोटेशनल फ्लो का मतलब है अगर रोटेशनल कंपोनेंट आपका 0 आता है तो इसका मतलब इर्रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल कंपोनेंट की अगर हम बात करें WZ तो ये हमने डिफाइन किया था 1/2 डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u अपॉन डेल y। ये हमने डिटर्मिनेंट से किया था इस तरह से 1/2 i j k डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। यहाँ पे हमने ले लिया था u v और w। तो w x y z किसी भी डायरेक्शन में हमें अगर रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है तो इस डिटर्मिनेंट से हम उसकी वैल्यूज को निकालते हैं। सपोज एग्जांपल wz के लिए हमने क्या किया था, इस रो को इस कॉलम को हाइड किया तो डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u अपॉन डेल y 1/2। तो ये रोटेशनल कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए चेक करते हैं कि ये जो रोटेशनल फ्लो के लिए होगा या रोटेशनल फ्लो के लिए होगा। तो यहाँ अगर वैल्यूज रखें WZ 1/2 डेल अपॉन डेल x, v की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ से इट इज़ माइनस डेल फाई अपॉन डेल y माइनस डेल अपॉन डेल y, u की वैल्यू रखें माइनस डेल फाई अपॉन डेल x ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से WZ की वैल्यू 1/2। यहाँ अगर हम बात करें देखें डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है डेल स्क्वायर हाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये कैंसिल होकर आपकी जो W है ये इक्वल टू 0। ऐसे ही आप तीनों के लिए करोगे तो वैल्यू आपकी 0 आएगी। W 0 मतलब आपका कोई भी रोटेशन नहीं होता। रोटेशनल कंपोनेंट 0 मतलब जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, इर्रोटेशनल फ्लो। तो यहाँ से अगर हम जब भी बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की तो हमेशा ये ध्यान रखना इट इज़ ओनली वैलिड इन इर्रोटेशनल फ्लो। तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन तो हट ही जाएगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वो दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, केवल इर्रोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन 30 डी ऑप्शन है 1 2 3 डी ऑप्शन 1 2 3 है। 2 हटाना है हमें, 2 आपका सी में हटता है। सी की बात करें तो ऑप्शन आपका है इट इज़ 1 3 क्योंकि बाकी सब में 2 है तो हटा नहीं है 1 3 और ये एग्जिस्ट करना भी चाहिए क्योंकि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो इर्रोटेशनल फ्लो और अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो इर्रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, लेकिन दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। वॉटिसिटी है वो भी आपकी दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इट इज़ 1 and 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 261 नंबर पे क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन क्या है, गिवन साई या फाई इज इक्वल टू 3xy। फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको दिया 3xy और स्ट्रीम फंक्शन आपको दिया हुआ है इट इज 3/2 और यहाँ पे दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं और द डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस थ्रू द पॉइंट दिए हुए दो 1,3 एंड दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है इट इज 3,3 और बात की गई है डिस्चार्ज की। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब भी डिस्चार्ज की बात होती है तो डिस्चार्ज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्ट्रीम लाइंस में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डिस्चार्ज के बराबर होगा। इन दोनों पॉइंटों पे स्ट्रीम फंक्शंस की जो वैल्यूज है और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डिस्चार्ज के बराबर होगा। मतलब जो psi1 माइनस psi2 है वो आपका हो जाता है इट इज डिस्चार्ज। तो psi1 कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, psi1 कैलकुलेट करने के लिए 3/2 1,3 तो इसका तो 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 8 4 और ये हो जाएगा आपका 12 यूनिट। और इसी तरह से psi2 कैलकुलेट करें 3/2 psi2 3,3 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 9 हो जाता है और ये भी 9 हो जाता है तो ये वैल्यू आपकी 0। तो psi1 माइनस psi2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाले तो उसकी वैल्यूज आपकी होगी 12 यूनिट। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपका इट इज डी 12 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 281 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड बाय द स्टडी इर्रोटेशनल फ्लो।
u और v के टर्म्स में टू डायमेंशनल फ्लो में u और v आपकी वेलोसिटीज है इन x एंड y डायरेक्शन। और बात की गई स्टडी और इरोटेशनल फ्लो, तो हमेशा स्टडी की बात होती है तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन किया ही था, तो वो थी आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेटिस्फाइड होना ही होना है अगर आपका फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई है। तीसरे ऑप्शन की बात करें डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बात की इरोटेशनल, इरोटेशनल फ्लो के लिए जब हम डब्ल्यू जेड रोटेशनल कंपोनेंट निकालते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई होता है। इरोटेशनल फ्लो के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0, रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इरोटेशनल फ्लो, तो यहाँ से हम देखें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी वैलिड होगा। तो स्टडी की वजह से ये होगा, इरोटेशनल की वजह से आपका ये ऑप्शन होगा। तो यहां से बात करें 2 और 3 जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। इट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 286 286 नंबर पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ए स्टडी फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए पाइप द डेंसिटी एरिया एंड वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर सेक्शन आर 1.5 kg per meter cube एंड 3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी एरिया एंड वेलोसिटीज। और एट अनदर सेक्शन द डेंसिटी एंड एरिया आर 0.75 kg per meter cube and 1 meter square respectively. What is the velocity at this section? 3 चीज़ों की बात की गई है, डेंसिटी और एरिया और वेलोसिटी, और बात की है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो हमें हमेशा देखना है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पहले भी डिफाइन किया था कंजर्वेशन ऑफ मास से, तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी कि जो रो ए वी है वो हमेशा आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। यानी रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। ये आपका वैलिड होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्योंकि रो 1 रो 2 आपकी अलग अलग है। रो 1 और रो 2 अगर बराबर होती तो डेंसिटीज में कोई चेंज नहीं है हर सेक्शन पे, तो आपका वो इनकम्प्रेसिबल के लिए होता A1 V1 बराबर A2 V2 जो हम पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे रो और 1 और रो 2 की बात होगी तो कंप्रेसिबल फ्लूइड स्टडी फ्लो तो हमने पहले डिफाइन किया ही हुआ है। तो यहाँ पे बात करें वैल्यूज की, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हमने कंसीडर किया। सेक्शन 1 पे डेंसिटी आपको दी हुई है, इट इज़ 1.5, एरिया आपको दिया हुआ है, इट इज़ 0.5 और वेलोसिटीज दी हुई है 3। सेक्शन 2 पे डेंसिटीज है आपकी 0.75, एरिया आपको दिया हुआ है इट इज़ 1 और वेलोसिटी की बात की गई है कि V2 क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें V2 की तो यहाँ से क्लियरली है, ये आपका पॉइंट हट जाता है, दोनों ये दोनों हट जाते हैं, ये 75 और ये 75 कैंसिल, तो यहाँ से सीधा V2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 इज वैलिड फॉर स्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। और कंप्रेसिबल नहीं बताता, इनकम्प्रेसिबल कहता तो आपका जो वैल्यू होती A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये वैल्यूज हम यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 303 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 2 डायमेंशनल फ्लो। कभी भी 2 डायमेंशनल फ्लो में वेलोसिटीज है और उसकी पॉसिबिलिटीज की बात होती है तो हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब जो वेलोसिटीज कंपोनेंट है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे तभी आपका फ्लो पॉसिबल होगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं, इट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यू और वी के ऐसे कंपोनेंट हैं जो इसको सेटिस्फाइड करते हैं तो पॉसिबल होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होंगे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज रखें ए ऑप्शन के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स तो ये हो जाता है 0 और इसका 1 प्लस वी का करें वाई के रेस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो जाएगा 2y विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन है आपका x प्लस वाई, तो u दिया हुआ है और v दिया हुआ है x माइनस वाई, v दिया हुआ है x माइनस वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो y कॉन्स्टेंट होती है 0, x का हो जाएगा 1 प्लस v के y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और -1 तो ये हो जाएगा -1 और ये वैल्यू आपकी 0। तो ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड होती है। तो जो वेलोसिटीज कंपोनेंट है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वो आपके सेटिस्फाइड होंगे। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो आपका वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा बी, इट इज़ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 312 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रीम लाइन ऑफ ए फ्लो नेट आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इफ द वेलोसिटी एट ए रेडियस ऑफ 0.6 मीटर इज 2.7 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी एट ए रेडियस ऑफ 0.9 विल बी। रेडियस और वेलोसिटीज की बात की गई है, स्ट्रीम ट्यूब्स की बात की गई है, तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन को ध्यान रखना होगा जो कि आपका v इज
अगर बात करें v इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपका कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं v1r1 इज इक्वल टू v2r2। पहले बात की गई है कि जो रेडियस 0.6 मीटर पे, वेलोसिटी 2.7 0.6 रेडियस पे, और v2 क्या होगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 0.9। तो अगर बात करें यहाँ से ये 3 बार कैंसिल, तो ये v2 की वैल्यू इट इज़ 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो आपका इट इज़ सी ऑप्शन सर करेक्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना, v इंटू आर हमेशा आपका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 313 नंबर पे क्वेश्चन है। साई आपको दिया हुआ है और कहा गया है कि रिप्रेजेंट सेटिस्फाई रोटेशनल फ्लो लाप्लास इक्वेशन, इरोटेशनल फ्लो लाप्लास इक्वेशन, इरोटेशनल फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इरोटेशनल फ्लो लाप्लास इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है और बात की गई है कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो साई है उसको हमने डिफाइन किया था कि जो यू है उसको हमने डिफाइन किया था माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, और वी को हमने डिफाइन किया था इट इज़ डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, तभी इसकी डेफिनेशन आती है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन स्पेस और टाइम में जो हमेशा कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, साई होता है। और ये वैल्यूज वहाँ पे कॉम्बिनेशन आते हैं, ये माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप डेल यू अपॉन डेल एक्स इसको आप रखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू जब निकालोगे, यू की जगह माइनस डेल से अपॉन डेल वाई इसकी जगह, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी जीरो आएगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। दूसरी बात करते हैं लाप्लास इक्वेशन या इरोटेशनल फ्लो। और रोटेशनल फ्लो के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हम रोटेशनल कंपोनेंट की बात करते हैं। और रोटेशनल कंपोनेंट सपोज हम लें 1/2, ये हमने डिफाइन किया था डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये रोटेशनल कंपोनेंट यहाँ आके क्या आ जाएगा 1/2, वी की जगह डेल अपॉन डेल एक्स और वी की जगह हम रख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वाई, और यू की जगह आप रख सकते हो माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप डब्ल्यू जेड को हम कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू जेड को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो 1/2 डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। तो बात करें रोटेशनल और इरोटेशनल की, तो ये वैल्यू अगर जीरो होगी डब्ल्यू जेड तो आपका इरोटेशनल फ्लो, और ये वैल्यू अगर जीरो नहीं होगी तो फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो। तो अगर बात करें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इसका मतलब ये जो साई है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और लाप्लास इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो ये वैल्यू जीरो होगी, और ये वैल्यू अगर जीरो होगी तो फ्लो आपका कैसा हो जाएगा इरोटेशनल फ्लो। तो अब हमें चेक करना है कि ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आती है या नहीं आती, क्योंकि साई आपको दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो साई है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साई आपको दिया हुआ है, हम ये देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड होता है नहीं होता। तो सपोज हम निकालें पहले डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। दोबारा हम करेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो दोबारा करेंगे तो 3x अपॉन 3 माइनस 2 ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बचेगी 2x माइनस 2। और इसी तरह से हम निकालें डेल स्क्वायर या डेल साई अपॉन डेल वाई की बात करें, वाई के रेस्पेक्ट में ये जीरो ये 2xy माइनस 2xy और प्लस 2y, और दोबारा अगर हम करें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोबारा करें तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 2। तो ये वैल्यू ये हुई और ये वैल्यू आपकी ये हुई। इन दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ रखते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2x माइनस 2 प्लस डेल वाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x प्लस 2। तो ये ऑटोमेटिकली देखो 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2, तो ये आपका जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। तो जीरो के बराबर आती है तो लाप्लास इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए जीरो आई, और आपकी जो फ्लो है वो आपका इरोटेशनल फ्लो। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जीरो के बराबर है जेड, तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज होंगी या ऑप्शंस होंगे वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, इरोटेशनल फ्लो, लाप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ से जो ऑप्शन डी है इरोटेशनल फ्लो, लाप्लास इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 314 स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स।
बात की जा रही है स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस की, तो कभी भी ध्यान रखना, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं एक दूसरे के। मतलब अगर इन दोनों लाइनों के हम स्लोप्स की बात करें, मतलब m1 अगर स्ट्रीम लाइंस का स्लोप्स हैं और m2 अगर इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 के बराबर आता है। दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो सी ऑप्शन है, आर ऑर्थोगोनल वेयर एवर दे मीट, तो आप शायद सी हो जाएगा। क्वेश्चन था आपका 314। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है विच इज़ 347, 347 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इफ द फ्लूइड वेलोसिटीज कंपोनेंट आर गिवन बाय u दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है x माइनस 4y और आपको दिया हुआ है v दिया हुआ है इट इज -v माइनस 4x, ये u और v दिए हुए हैं। देन द स्ट्रीम फंक्शन साई इज गिवन बाई, बात की गई है स्ट्रीम फंक्शन साई की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपको u और v मतलब वेलोसिटीज कंपोनेंट इन x एंड y डायरेक्शन दिए होते हैं और आपसे पूछता है कि जो स्ट्रीम फंक्शन है या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूलेस जितने भी उनकी जरूरत होगी। बात यहाँ पे की जा रही है साई की, तो साई के लिए हमने डिफाइन किया था कि साई एक ऐसा फंक्शन है स्पेस और टाइम में जो कंटिन्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो वहां से कॉम्बिनेशन बने थे u और v के। u को हमने डिफाइन किया था कि -डेल साई अपॉन डेल वाई और v को हमने डिफाइन किया था डेल साई अपॉन डेल x। इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी बना था कि जो डेल साई अपॉन डेल वाई और v को हमने लिया था -डेल साई अपॉन डेल x, मतलब माइनस साइन का फर्क है। तो कई बुक्स में ये दिखेगा आपको, कई बुक्स में ये दिखेगा, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन से ही आपकी कंटिन्यू इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन है वो हम इससे करेंगे क्योंकि आंसर्स में लगभग माइनस साइन का फर्क आता है। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ साई को, क्योंकि u और v दोनों मुझे दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें डेल साई की, तो डेल साई को हम लिख सकते हैं u डेल y, और डेल साई की बात करें तो u आपको दिया हुआ है इट इज़ x माइनस 4y और डेल y, दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन क्योंकि मुझे साई को कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे जो साई है इट इज़ इक्वल टू x डेल y, तो x कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ तो x को कांस्टेंट मानना होगा, तो यहाँ पे x और इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस 4 और y का y स्क्वायर बाई 2 और प्लस में एक कांस्टेंट c। तो यहाँ पे अगर और साई का हम डिफाइन करें तो एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और कांस्टेंट। तो जनरली इन तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि यहाँ पे x भी कांस्टेंट हो सकता है, y भी कांस्टेंट हो सकता है और आपका कोई भी रियल कांस्टेंट भी हो सकता है। तो मुझे पहचानना है कि जो c है ये किस तरह का कांस्टेंट होगा। यहाँ से अगर हम बात करें y के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है, तो ये जो कांस्टेंट है वो y का फंक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में किया है। तो ये जो कांस्टेंट है ये x का फंक्शन हो सकता है और एक रियल कांस्टेंट हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल हम ये मानते हैं कि ये जो c है इट इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर c है फंक्शन ऑफ x मानते हैं तो fx, मुझे इस fx को ही कैलकुलेट करना है। तो इस fx को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल साई अपॉन डेल x इज इक्वल टू इसका हो जाएगा y और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि y है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और प्लस यहाँ हो जाएगा f डैश x। f डैश का x का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो मुझे केवल fx, मुझे क्या निकालना है fx, लेकिन ये प्रोसीजर है कैसे fx को निकाला जाए। डेल साई अपॉन डेल x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये दी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि जो डेल साई अपॉन डेल एक्स इस कॉम्बिनेशन को दे रहे हो तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वी के बराबर हो जाती है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स की जगह अब हम लिख सकते हैं माइनस वी इज इक्वल टू वाई 0 और प्लस एफ डैश एक्स, और इस v की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वी की जगह आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस होती है, ये जाएगा y प्लस 4x इज इक्वल टू वाई प्लस एफ डैश एक्स। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से f डैश एक्स की वैल्यू आई 4x, लेकिन मुझे क्या चाहिए fx। तो यहाँ वापस आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा fx और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट नहीं आएगा। यहाँ कांस्टेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो x है इट इज ऑलरेडी एक कांस्टेंट। तो ऐसे अगर कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दोबारा कांस्टेंट, तो ऐसे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें fx की तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये भी मुझे कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ हम बात करें
कि जो साई हमसे पूछा गया है, तो साई की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं इट इज एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और एफ एक्स की जगह मैंने कैलकुलेट किया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो यहाँ से साई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो इस तरह से कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी हमें कैलकुलेट करना होता सपोज इस तरह से, तो यही प्रोसीजर हम सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कांस्टेंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें ऑप्शन की 347 क्वेश्चन की, तो जो आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच होता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 348 नंबर पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय इररोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और जो फ्लो है वो आपका इररोटेशनल फ्लो है। तो इनमें से 4 ऑप्शंस हैं जो कौन से सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो सबसे पहला है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो ये तो हमेशा इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए सेटिस्फाइड होनी होगी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। दूसरा बात करता है इररोटेशनल फ्लो। तो इररोटेशनल फ्लो के लिए कैसी इक्वेशंस बन सकती हैं, कभी भी रोटेशनल कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इस तरह से डिटर्मिनेंट से आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हम रोटेशनल कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो 1/2 एक्स डायरेक्शन के लिए इस रो को हटाया इस रो को हटाया, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। इसी तरह से मुझे सपोज y में निकालना है तो ये रो हटेगी और ये रो हटेगी, तो ये हो जाएगा 1/2, इस बार हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, ये हटाया और ये हटाया, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। और मुझे जेड में अगर कैलकुलेट करना है तो जेड के लिए 1/2, जेड के लिए ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट से हम तीनों डायरेक्शन में रोटेशनल कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात हो रही है इररोटेशनल फ्लो की, तो इररोटेशनल फ्लो के लिए जो रोटेशनल कंपोनेंट 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 होने से यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या बन सकती हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल जेड। यहाँ से लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इररोटेशनल फ्लो के लिए ये भी आपका मैच होना चाहिए। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही था आपका, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है और फर्स्ट दिया हुआ है, और लास्ट में अगर हम बात करें फोर्थ की डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई दिया हुआ है, डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स दिया हुआ है, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल वाई अपॉन वाई दिया हुआ है। तो ये ऑप्शंस आपके मैच हो जाते हैं। इट इज़ 1 and 4, और 1 and 4 की बात करें तो आपका ऑप्शन डी होता है, इट इज़ 1 and 4 इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल के लिए ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 350 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गिवन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6xy माइनस 2x स्क्वायर, देन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इज गिवन बाय, u आपको दिया हुआ है, u कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, इट इज 6xy माइनस 2x स्क्वायर, और आपसे पूछा है v कंपोनेंट। तो यहाँ पे जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर ये u और v कंपोनेंट अगर आपके पॉसिबल हैं फ्लो में, तो ये हमेशा कंटिन्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर u दिया है v पूछता है तो हमें ध्यान रखना है कंटिन्यू इक्वेशन जो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ अगर हम बात करें डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4x प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए v, तो डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लिख सकते हैं इट इज़ 4x माइनस 6y। हम क्या करेंगे, डेल वी के लिए 4x माइनस 6y और यहाँ आपका डेल वाई, दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो वेलोसिटीज़ है v 4x y 1 हो जाएगा y और माइनस 6y का y स्क्वायर बाई 2, तो v आपका 4xy माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे जो ऑप्शंस से हम मैच करेंगे, यहाँ पे जनरली कांस्टेंट आता, लेकिन ऑप्शन से अगर हम देखें
तो आपका है 4xy माइनस 3y स्क्वायर, 4xy माइनस 3y स्क्वायर। जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ से मैच कर जाता है 4xy माइनस 3y स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में u दिया हो v निकालना हो या v दिया हो u निकालना हो, इस तरह से कंटिन्यू इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 375 नंबर पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपका क्या है, ए वेलोसिटी फील्ड विद नो कंपोनेंट इन द y एंड z डायरेक्शन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 6। ये जो v है ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है विच इज 6 प्लस 2xy प्लस t स्क्वायर, और बात की जा रही है कि जो पॉइंट है 312 और टाइम है आपका 2, इस पे आपका जो एक्सीलरेशन है, द एक्सीलरेशन अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पूछा गया एट ए पॉइंट 312 एट टाइम 2 इज। एक्सीलरेशन की हमने पहले भी बात की थी, एक्सीलरेशन के लिए x, y और z डायरेक्शन में फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पे अगर a x की बात करें तो हमने देखा था v डेल v अपॉन डेल x प्लस, क्योंकि यहाँ पे v x में है u और यानी जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है और z डायरेक्शन में कंपोनेंट है 0, तो लेने की जरूरत है ही नहीं, और इसके साथ एक था आपका डेल v अपॉन डेल t। तो ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का। तो यहाँ अगर हम बात करें a x, तो v आपको दिया हुआ है 6 प्लस 2xy प्लस टी स्क्वायर और इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो ये 0, यहाँ हो जाएगा 2y t का 0 और प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, इसका करें तो ये 0 t के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2t। तो ये पॉइंट और ये वैल्यूज़ अगर रखें a x के लिए तो 6 प्लस 2x हो गया 3, y हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 और y आपका दिया है 1 प्लस 2 और ये 2। इसको जब सॉल्व करेंगे ax को तो ये वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 4, तो 16 और 2 32, ax हो जाएगा 32 और प्लस में ये 4, इट इज़ 36 यूनिट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल x डायरेक्शन में ही वेलोसिटीज़ है इसलिए ये फॉर्मूला बना। वैसे हम जब एक्सेलरेशन को लिखते हैं तो ये लिखते हैं ax बराबर हम लिखते हैं u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस w डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, तो ये टर्म वैसे ही हट जाएंगे, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये लिखा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन अगर हम बात करें, ऑप्शंस की अगर हम बात करें 375, तो ऑप्शन आपका है इट इज़ 36, इट इज़ डी ऑप्शन आपका मैच कर जाता है, इट इज़ 36 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ 377 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वोर्टिसिटी इन द जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय। वोर्टिसिटी की बात हो रही है तो हमने एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो आपकी वोर्टिसिटी है ये क्या होता है 2 टाइम्स रोटेशनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो वोर्टिसिटी और जेड डायरेक्शन में पूछी है तो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। जो हमने डिटर्मिनेंट्स बनाया था यहाँ से आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड यू वी और डब्ल्यू और यहाँ 1/2। तो यहाँ से जेड के लिए हमने इसको हटाया था तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई ये आया था। वोर्टिसिटी पूछी है तो वोर्टिसिटी के लिए क्या हो जाएगा 1/2 2 टाइम्स रोटेशनल कंपोनेंट ये निकाला तो 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये ऑप्शन मैच करेगा आपका, देखिए मैच कर दे। ऑप्शन है आपका इट इज़ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल, डी ऑप्शन आपका मैच कर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इट इज़ 394 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप ऑफ फ्लो एंड दिस सिचुएशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सी नहीं है, तो सबसे पहले दिया है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और वेलोसिटी चेंजेस मैग्नीट्यूड विद डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो वेलोसिटीज़ हैं वो स्पेस या डिस्टेंस के साथ चेंज होती हैं, तो सही है। यूनिफॉर्म फ्लो इन ए चैनल बैंड, तो ये मैच आपका नहीं कर रहा। स्टडी फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंजेज विद टाइम, बिल्कुल सही है। स्टडी फ्लो में हम पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटीज़ है वो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं। फिर आता है ट्रंकिल फ्लो, फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो इज लेस देन 1। ओपन चैनल के केस में हम पढ़ते हैं कि जो सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो और आपका
क्रिटिकल फ्लो को डिफाइन करते हैं जो फ्रॉड नंबर से डिफाइन करते हैं। फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 आती है तो क्रिटिकल फ्लो हो जाता है, 1 से कम आती है तो सब क्रिटिकल फ्लो आता है। उस सब क्रिटिकल फ्लो को हम ट्रंकिल फ्लो भी बोलते हैं। इसी तरह से सुपर क्रिटिकल फ्लो आपका एक तरह से शूटिंग फ्लो भी बोला जाता है, उसके लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की तो जो बी ऑप्शन है वो आपका मैच नहीं होता, तो आपका आंसर इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 409 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन 2 डायमेंशनल फ्लो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर गिवन बाय द इक्वेशन u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। u दिया हुआ है आपको 2xy और v आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बात की जा रही है द फ्लो सेटिस्फाइड इरोटेशनलिटी कंडीशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, सेटिस्फाइड इरोटेशनलिटी कंडीशन बट नॉट द कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब इरोटेशनलिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात हो रही है कि ये क्या u और v कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या क्या ये इरोटेशनलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन की, तो यहाँ हम देख सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन जो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर ये वैल्यू इनसे 0 आती है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं, चेक करते हैं। u आपको दिया हुआ है, v दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y प्लस v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी वेरिएबल्स को हमें 0 कांस्टेंट मानना होता है, तो ये हो जाएगा 2y विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये u और v कंपोनेंट पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्लो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो बात होती है अब इरोटेशनलिटी की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं रोटेशनल कंपोनेंट। तो हम देखते हैं जो रोटेशनल कंपोनेंट पहले भी हमने डिस्कस किया, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या ये 0 है या नॉन 0 है। v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 तो ये हो जाता है 2x, माइनस u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो ये भी हो जाता है 2x। तो यहाँ से 0 आया, तो इसका मतलब जो फ्लो होगा वो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इरोटेशनलिटी कंडीशन। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन अगर देखें बी, सेटिस्फाइड इरोटेशनलिटी कंडीशन बट नॉट द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज 410 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट है, फिनोमिनन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड है, कंडीशन दी हुई है। पहली फिनोमिनन में रोटेशनल फ्लो दिया हुआ है ए पे, और रोटेशनल फ्लो में इस तरफ दिया हुआ है वेलोसिटी 0 और इनफाइनाइट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वॉर्टिसिटी 0, वॉर्टिसिटी एग्जिस्ट। तो वॉर्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रोटेशनल फ्लो के लिए जो वॉर्टिसिटी है, जो 2 टाइम्स रोटेशनल कंपोनेंट है, तो रोटेशन होगा तो वॉर्टिसिटी भी होगी। तो यहाँ से ए आपका मैच हो जाता है 4 पे। दूसरा है आपका बी, इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो के लिए जो वॉर्टिसिटी है वो 0 होती है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे वॉर्टिसिटी इज 0, तो इसका हो जाएगा 3। सी आपका दिया हुआ है, इट इज सिंगुलरिटीज। सिंगुलरिटीज़ में हम देखते हैं वेलोसिटी 0 और इनफाइनाइट, ये आपका मैच हो जाता है। और डी की बात करें, डी आपका है स्ट्रीमलाइन स्पेसिंग। तो स्ट्रीमलाइन स्पेसिंग की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो ये आपका हो जाता है 2। तो यहाँ से अगर हम बात करें 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, तो आपका ऑप्शन जो है बी वो बिल्कुल मैच कर जाता है। 1 2 से ही हम चेक कर सकते हैं, 2 चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके क्या क्या बन सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आपके जितने भी फ्लूइड काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस थे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स के, वो हमने सारे क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट में नया टॉपिक और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस आपके गुप्ता एंड गुप्ता के हैं। इस सीरीज़ में हम जनरली गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है आपकी, उसमें जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन फ्लूइड प्रेशर के ऊपर देखा था, हमने हाइड्रोस्टैटिक के लिए अलग से हमने देखा था, उसके बाद बायोंसी और फ्लोटेशंस के बारे में बात की थी, और इस चैप्टर में हमने फ्लूइड काइनेमैटिक्स की बात की है। नेक्स्ट और नया लेक्चर हम लेके आएंगे इसी के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी।